सो हेलो से वेलकम टू अगेन एनी वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के कुछ लाभ एंड साथ में कमियां। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमने देखा था आधुनिक आवर्त सारणी और उसकी कुछ बातें और हेनरी मोजले ने किस प्रकार से आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया था। सारा डिटेल मैंने आपको बताते हैं लेक्चर नंबर 6 में, और लेक्चर नंबर 6 अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लाभ और साथ में कमियां कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या क्या लाभ है, इस आवर्त सारणी से हमको क्या फ़ायदा हुआ, साथ में कमियों के बारे में बात करेंगे कि आधुनिक आवर्त सारणी बनाई है फिर भी उसमें कौन सी कमियां रह गई है। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी की, तो आधुनिक आवर्त सारणी जो होते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें समझाई थी कि हेनरी मोजले ने 1913 में जो भी मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको मॉडिफाई किया, और उसको मॉडिफाई करके परमाणु भार से परमाणु क्रमांक पर लेकर के उन्होंने जितने भी ज्ञात तत्व थे 118 तत्व ज्ञात थे उनको व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई, जो कि आपके सामने मैंने आपको सारा चीज़ ये समझाया था। ठीक है, इस टाइप से आवर्त सारणी बनाई थी। अब हम करते हैं दोस्तों इस आवर्त सारणी के कुछ बातें यानी कि लाभ या विशेषताओं के बारे में। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया था इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये है लेक्चर नंबर 7। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से। लैंग्वेज थी इसलिए मैंने पहले लिख दिया क्योंकि टाइम बचे। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। देखिए मैंने यहाँ पर आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ यानी कि क्या हमको फ़ायदा हुआ इससे, और साथ में कुछ कमियाँ रह जाती है उसको मैंने लिख दिया है। देखिए ध्यान से, आधुनिक आवर्त सारणी की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों इसके लाभ के बारे में, तो पहला लाभ ये होता है कि इसके अंदर कोई उपवर्ग नहीं है। जैसे वर्ग होते हैं, जैसे आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, तो वर्ग जो होते हैं उसके अंदर कोई उपवर्ग नहीं होते हैं। लेकिन जब मेंडलीव की आवर्त सारणी आपने पढ़ी थी तो उसमें आपको बताया था कि एक ही वर्ग के अनेक उपवर्ग होते हैं, एक ही वर्ग के अनेक उपवर्ग होते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई उपवर्ग नहीं होता है। इसके अलावा इसके अंदर आप लाभ देखते हो तो धातु और अधातु को अलग अलग रखा गया है, अलग अलग इसको रखा गया है। धातु आप देखोगे तो आपको वो लेफ्ट साइड दिखेगी, और अधातु को देखोगे तो आपको राइट साइड दिखेंगे, और बीच में आपको हाईलाइट किया हुआ दिखेगा उपधातु, मेटेलॉइड दिखेगा। ठीक है, इसके बाद में इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एक का लिखा है तो उसके जस्ट नीचे भी आप आराम से लिख सकते हैं तत्व का। उस प्रकार से आसानी से समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। साथ में इनके जो भी तत्व होते हैं उसको S, P, D और F ब्लॉक में इसको डिवाइड कर दिया है, ताकि इसको गुण को समझना आसान हो जाता है, इसको बनाना भी आसान है, समझना भी आसान है, और दोस्तों याद करना भी आसान हो जाता है। साथ में इसमें समस्थानिक का कोई लफड़ा नहीं होता है। समस्थानिक को एक निश्चित स्थान दिया गया है, क्योंकि समस्थानिक होते इसमें परमाणु संख्या समान होती है। इस कारण से यहाँ पर इस सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है, ताकि परमाणु भार होता है वो अलग अलग होता है समस्थानिक का। इस कारण से समस्थानिक के अगर परमाणु भार के आधार पर रखेंगे तो उसको अलग अलग स्थान चाहिए, लेकिन इसको परमाणु संख्या के आधार पर हमने सारणी बनाई है, मतलब कि मैं हेनरी मोजले ने जो बनाई है वो तो परमाणु संख्या के आधार पर बनाई है, इसलिए समस्थानिक को अलग से स्थान नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बोली, वही बात लिखी हुई है यहाँ पर, समझना ध्यान से इसको कि प्रत्येक वर्ग में एक ही वर्ग होता है, मतलब कोई उपवर्ग नहीं होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ग में एक ही वर्ग होता है, उपवर्ग का कोई स्थान नहीं दिया गया है, मतलब यहाँ पर कोई उपवर्ग नहीं बनाया गया है। ठीक है, सेकेंड बात, इस सारणी में धातुओं और अधातुओं को मोटी रेखा द्वारा पूर्ण रूप से इसको अलग किया गया है। आपको मैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। जिसमें आवर्त सारणी है उसमें आपको जो लेफ्ट साइड में यानी कि बाएं तरफ आपको दिखेगी वो है धातु, और दाएं तरफ आपको दिखेगी राइट साइड में वो है अधातु। इसके बीच में आपको एक मोटी लाइन दिखेगी जिसको पृथक किया गया है, और बीच में आपको हाईलाइट किया हुआ दिखाई देगा दोस्तों उपधातु। क्या दिखाई देगा? उपधातु। देखिए यहाँ पर धातु है वो कहाँ होते हैं दोस्तों? बाईं तरफ होते हैं लेफ्ट साइड में। अधातु कहाँ होते हैं? दाईं तरफ राइट साइड में। और यहाँ पर हाईलाइट किया आपको बीच में क्या मिलते हैं? उपधातु मिलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक के लिए एक ही स्थान निश्चित किया गया है, क्योंकि समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। तो यहाँ पर
कोई भी तत्व है उसके जितने भी समस्थानिक है, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, तो उनको अलग अलग रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका परमाणु संख्या समस्थानिक सेम होती है, मतलब परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो परमाणु संख्या सेम है तो उसको हाइड्रोजन के समस्थानिक वहीं रखेंगे, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को नीचे स्थान दिया गया है। देखिए क्या होता है कि डी ब्लॉक के जो आपका छठा आवर्त होता है और सातवां आवर्त, कल मैंने आपको बताया था वो इस चीज़ को, ठीक है, छठा आवर्त होता है, सातवां आवर्त होता है, उसमें कुछ तत्व होते हैं जिनकी खोज हुई और उनके गुण होते हैं वो अगर डी ब्लॉक के तत्वों के समान हैं तो फिर उनके परमाणु संख्या होती है मैच नहीं होती है। अगर परमाणु संख्या क्रम के हिसाब से इसको रखेंगे, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में रखेंगे तो फिर उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हो जाते हैं। इस कारण से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर हेनरी मोजले ने क्या किया, इनको अलग से बाहर निकाल करके 2 श्रेणियां दे दी जिसका नाम है लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी, और इसको क्या कर दिया, बाहर या नीचे स्थान दिया गया है, जो आवर्त सारणी के नीचे आपको एफ ब्लॉक दिखेगा उसके अंदर, ठीक है। आगे समझते हैं इसके लाभ क्या होते हैं। देखिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, जैसे आपने लिखा भी हो, मैंने आपको बताया भी था 1s 2s 2p, इस प्रकार से आप लिखते हो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो समझना आसान हो जाता है, ठीक है, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में लिखना। इसलिए आगे समझते हैं, SPDF ब्लॉक के विभाजन से उनके गुणों को आसानी से समझा जा सकता है। अब हमने क्या किया कि SP और D और F इस ब्लॉक में तत्वों को अलग अलग ब्लॉक के हिसाब से डिवाइड कर दिया, तो फिर दोस्तों इनके गुण होते उनको समझना आसान हो जाता है और साथ में बनाना भी आसान है इस सारणी को, और साथ में याद रखना भी आसान है, याद करना भी आसान है। अब याद करने से मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि जैसे कि लर्न आपको करना है इसको ट्रिक के माध्यम से, किसके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, तो आपको नीचे मिलेगा लिंक, क्या मिलेगा दोस्तों, नीचे लिंक, और नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर नीचे नहीं बोल रहे, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ पर आपको मिलेगा SPD और F की याद करने के ट्रिक। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखे हैं तो आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई कुल बात दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के लाभ की। अब रही बात कि हमने फायदे तो देख लिए, यानी कि अच्छी बातें तो कर ली आधुनिक आवर्त सारणी की, अब इसकी बुराइयां करनी बाकी है, तो हम इसकी बुराइयां करते हैं, यानी कि इसके कमियों के बारे में समझते हैं। देखिए ध्यान से, मैं अगर आधुनिक आवर्त सारणी की कमियों की बात करूंगा तो इसमें मुख्य 2 ही कमियां होती हैं, अगर और भी हो सकती है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि होती है, बट मुख्य जो कमी है वो 2 ही होती है। पहली कमी है कि हाइड्रोजन की स्थिति, देखो हाइड्रोजन होता है ना, इसको पहले जो वर्ग होता है उसके ऊपर लिखा गया है, आप देख सकते हैं हेली ना के रब से फरियाद, याद रखने की ट्रिक में बोलूँ तो हाइड्रोजन को पहले वर्ग के ऊपर रखा गया है, इसको बोलते हैं क्षार धातु, तो क्षार धातु के ऊपर रखा गया है तो उनके समान गुण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उनके हाइड्रोजन के गुण होते हैं वो हैलोजन के समान भी होते हैं, हैलोजन होते हैं उनके समान भी होते हैं, और हैलोजन कौन से होते हैं आपको पता है, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इनके समान भी हाइड्रोजन के गुण होते हैं। इसका मतलब हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी बना दी लेकिन हाइड्रोजन की स्थिति फिक्स नहीं की, ठीक है, तो इनके गुण होते हैं वो दोनों वर्गों के समान होते हैं, 17 वर्ग जिसमें हैलोजन होते हैं और पहला वर्ग जिसमें क्षार धातु होते हैं। तो हाइड्रोजन की स्थिति अनिश्चित है, इसे क्षार धातुओं के साथ में रखा गया है, मतलब पहले वर्ग के साथ में रखा गया है, लेकिन इसके गुण होते हैं हैलोजन 17 वर्ग के गुण के 17 वर्ग होते इसके तत्वों के गुण के समान होते हैं, ठीक है, पहली कमी। दूसरी कमी है लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को मूल आवर्त सारणी में से इसको अलग कर, यानी कि अलग कर बाहर रखा गया है। मैंने अभी बताई थी यहाँ पर बात लाभ के लिए, ठीक है, कि भाई साहब जो भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियाँ होती है उसको मूल आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया, उसको बाहर से अलग से रखा गया है, तो मूल आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया, तो इन्हें आवर्त सारणी में कोई स्थान नहीं दिया गया है, तो एक ये भी कमी रह जाती है, ठीक है, क्योंकि तत्वों को अलग से बाहर निकाल के रखना और मूल आवर्त सारणी में स्थान नहीं मिलना, तो ये दोस्तों क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पर 2 ही कमियाँ हो जाती है और साथ में हमने लाभ भी देखे। तो दोस्तों ये था आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोजले ने जो बनाई थी और हम अभी तक जिसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में ये जो आवर्त सारणी वाला होता है टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना।